चल, तो आर्किमिडीज हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज ये कोई कंटेनर है जिसमें आपका पानी भरा हुआ है और एक वुडन क्यूब है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने एक 200 ग्राम का मास प्लेस किया है ताकि ये वुडन ब्लॉक जस्ट सिंक हो जाए, आपका जस्ट इनसाइड वाटर फ्लोट करने लगे, ठीक है। और क्वेश्चन है व्हेन दिस मास, ये जो 200 ग्राम है, व्हेन दिस मास इज रिमूव्ड, कॉमा द क्यूब फ्लोट्स विद इट्स टॉप सरफेस, ऑब्वियसली जब ये हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फ्लोट्स विद इट्स टॉप सरफेस 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल से 2 सेंटीमीटर ऊपर। क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड कितनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 6, 8, 10, 12 ये सब, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन क्या है। मान लो क्यूब की लेंथ कितनी है, L सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर में लेके सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले फ्लोट कर रहा है तो नेट फोर्स शुड बी 0। अब नेट फोर्स में क्या क्या आएगा ध्यान से देखना। नेट फोर्स में आएगा mg, किसका, क्यूब का, और mg किसका, ये मास का, और अपथ्रस्ट। पर अपथ्रस्ट सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, जो चीज इमर्ज्ड है, और इमर्ज कौन है, सिर्फ क्यूब इमर्ज्ड है, 200 ग्राम नहीं। आधे लोग इसमें गलती करते हैं, 200 के ऊपर भी अपथ्रस्ट लगाते हैं, नहीं, 200 ग्राम तो पानी में जा ही नहीं रहा तुम्हारा, वो तो ऊपर है, तो उस पर अपथ्रस्ट क्यों लगेगा। ठीक, तो लिखो, तो अपथ्रस्ट कितना, सिर्फ इसके ऊपर, ठीक, कितना होगा वो, कितना होगा, वॉल्यूम इमर्ज, क्या पूरा इमर्ज्ड है, तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम इमर्ज, क्योंकि पूरा इमर्ज है इस बार, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, दैट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ क्यूब, क्यूब का वेट दैट इज mg, प्लस प्लस किसका वेट, तुम्हारा मास का, और वो 200 ग्राम है, मतलब 0.2 kg, तो उसका वेट कितना होगा 0.2, या 200 को 200 ही रहने दो, इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होगा। सेकंड केस में जब आपने मास हटाया तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये क्यूब थोड़ा सा ऊपर चला गया, कितना ऊपर, 2 सेंटीमीटर आपका ऊपर है, तो नीचे कितना होगा आपका L-2। अब फ्लोट कर रहा है अभी भी वेट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो वेट कितना आपका टोटल mg, दैट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट होगा वॉल्यूम इमर्ज्ड, कितना होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्यूब है तो L साइड मान ली ना हमने, दैट विल बी L², ठीक। तो mg विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड, दैट विल बी एरिया इनटू लेंथ इमर्ज्ड L-2, इनटू डेंसिटी किसकी, पानी की, इनटू g, और m क्या होगा आपका, इसका मास था ना, तो इसका मास होगा टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी L3, टोटल वॉल्यूम में तो L3 ही आएगा ना, इनटू डेंसिटी इसकी खुद की, इनटू जी से जी कैंसिल, L² से ये, सो d इंटू L इज इक्वल टू L-2 इंटू रो W, बराबर। इसको भी थोड़ा वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे नहीं रहने देते हैं, इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। अब थ्रस्ट कितना, वॉल्यूम इमर्ज्ड, क्या पहले केस में पूरा इमर्ज्ड है, सो दैट विल बी L3, इंटू डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, पानी, इंटू जी, दैट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ क्यूब, वो होगा mg मतलब टोटल वॉल्यूम, इंटू डी इंटू जी, प्लस किसका वेट, मास का, दैट विल बी 200 इंटू जी, जी 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 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए बोलो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा L की वैल्यू, तो L की वैल्यू अगर चाहिए, डेंसिटी नहीं दी है ना शायद क्यूब की, नहीं क्यूब की डेंसिटी आपको नहीं दी गई है, ठीक है। हाँ, तो कैसे करेंगे अब आगे बोलो, क्या डायरेक्टली कर सकते थे उधर से, हाँ, क्या करो, L3 dg की वैल्यू डायरेक्ट डाल दो इसमें,
तो एल क्यूब डी जी कितना है आपका, एल क्यूब रो डब्ल्यू जी माइनस 0.2 इंटू जी, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू, यही तो आया एल क्यूब डी जी, एल क्यूब डी जी वहां डाल दिया, दैट शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू एल माइनस टू इंटू रो डब्ल्यू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एल स्क्वायर एल, एल क्यूब रो डब्ल्यू इंटू जी माइनस 2 एल स्क्वायर रो डब्ल्यू इंटू जी, और ये कितना होगा, एल क्यूब रो डब्ल्यू जी माइनस 0.2 जी। क्या किया मैंने, इसको ऐसा मत ही करो, इसको ऐसे ही रहने दो। मतलब जब ये हटा दिया तब क्या होगा, तब वेट होगा एल क्यूब इंटू डी इंटू जी, दैट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, दैट विल बी एरिया एल स्क्वायर इंटू लेंथ इमेज एल माइनस टू इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब आगे मैंने क्या किया, पहले केस में जो एल क्यूब डी जी की वैल्यू आई थी, इसमें भी जी मत हटाओ, एल क्यूब डी जी की जो वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ से उठा के इसमें डाल दी, ठीक है। अब आगे खत्म, एल क्यूब रो डब्ल्यू जी से कैंसिल, माइनस से माइनस, जी से जी, कर लोगे आगे सोल्व। सो 0.2 बाय 2 रो डब्ल्यू दैट शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 0.1। रो डब्ल्यू क्या होता है आपका, रो डब्ल्यू होता है आपका 1000, ठीक है, मतलब 10 की पावर माइनस 3, और ये -1, तो कर लोगे सोल्व। सो एल स्क्वायर विल बी 10 की पावर -2, तो एल विल बी 10 की पावर -1 मीटर में, तो आंसर उसने दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कर लोगे। तो ऐसी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस और आपको शीट दूंगा मैं, सॉल्व कर लेना उसको अच्छे से। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फ्लूइड, डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। मतलब अब फ्लूइड क्या होगा आपका, मोशन में होगा। अभी तक हम जो फ्लूइड पढ़ रहे थे वो रेस्ट पे था, आपका मोशन में होगा, ठीक है। इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, फर्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड वन इज बर्नौली, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब क्वेश्चन इससे जनरली आता ही है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। वैसे आता ही होगा सबको, तो इसमें जो नहीं आता वो अच्छे से सीख लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, बाकी शीट्स में सॉल्व करना। चलो, तो सबसे पहला आता है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। क्या बोलता है अब ये ध्यान से सुनना। सपोज ये, अच्छा पहली चीज तो ये जो हम पढ़ रहे हैं दोनों, ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है। एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है, विच इज इनकम्प्रेसिबल, पता होगा ये सब आपको लिखवाया गया होगा। विच इज नॉन विस्कस, मतलब दो लेयर्स के बीच में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगता। विच इज इरोटेशनल, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में हम दो तरह के फ्लो होते हैं हमारे, एक स्टेडी फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, पर हम जो फ्लो पढ़ते हैं दैट इज स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, क्योंकि इस पे भी कंसेप्चुअल आते हैं। स्टेडी फ्लो या उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेडी या स्ट्रीमलाइन। तो ये कौन सा फ्लो होता है, ऐसा फ्लो जिसमें आपके लिक्विड का या फ्लूइड का हर एक पार्टिकल एक गिवन पॉइंट को सेम वेलोसिटी से क्रॉस करता है। सपोज ये कोई पाइप है आपकी, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने लिया, क्रॉस सेक्शन 1, इसको पहला फ्लूइड पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, तो इसके पीछे वाला सेकंड फ्लूइड पार्टिकल जो होगा जस्ट पीछे वाला, वो भी v वेलोसिटी से ही क्रॉस करेगा। पहली चीज तो ये। सो इन स्ट्रीमलाइन या इन स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ ईच फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ सर्टेन पॉइंट इज ऑलवेज सेम, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक फ्लूइड पार्टिकल का पाथ आगे वाले फ्लूइड पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया है वही वाला होता है, मतलब पाथ फॉलोड बाय ईच फ्लूइड पार्टिकल इज सेम। तो आगे वाला जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे आपका पीछे वाला भी चलेगा आपका। समझ में आ गया सबको। जैसे फॉर एग्जांपल, ये अगर मेरे पास कोई टैप है, ठीक है, और टैप से पानी अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है,
तो ये कौन सा फ्लो है आपका? स्ट्रीमलाइन फ्लो। कैसे? जैसे आप ये क्रॉस सेक्शन देखें तो इस क्रॉस सेक्शन को जो क्रॉस करेंगे, सारे पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन को एक ही वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे। कितनी से? अगर रेस्ट से सब निकले हैं तो एच हाइट गिरते गिरते √2gh, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर मूव करेंगे, और सबका पाथ भी वही होगा जो पीछे वाले आगे वाले का पाथ है। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। समझ में आ गया सबको? तो बेसिकली हम जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं और जो बर्नौली थ्योरम हम पढ़ते हैं वो कौन से फ्लो के लिए पढ़ते हैं? स्टेडी या स्ट्रीमलाइन के लिए, हमेशा याद रखना। दूसरे टाइप का फ्लो होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा टर्बुलेंट, जिसमें एक ही पॉइंट को क्रॉस करते वक्त अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटीज अलग अलग होगी, पहली चीज। दूसरी, पीछे वाला पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है वो आगे वाले से अलग होगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा आपका डायग्राम टर्बुलेंट का। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं, मतलब इसको जब क्रॉस करेंगे तो मान लो अगर पीछे वाला आगे फर्स्ट पार्टिकल v से कर रहा है तो इसके पीछे वाला v से नहीं करेगा, अलग स्पीड से आपका करेगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या, आप ध्यान से सुनो। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, सपोज यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, और इसमें क्या फ्लो कर रहा है आपका? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या, बात ही हम किसकी करते हैं? स्ट्रीमलाइन की। तो स्ट्रीमलाइन की खासियत क्या है? सारे के सारे पार्टिकल A1 को क्रॉस करेंगे सेम स्पीड से, तो मान लो कितनी है वो? V1। और सारे के सारे A2 को क्रॉस करेंगे सेम स्पीड से, मान लो V2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेसिकली A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है इसका, मेंस में भी, नीट में भी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फर्स्ट यहाँ पे, और V1 फ्लूइड की वेलोसिटी V1 पे, पूरे फ्लूइड की बोल सकते हैं क्योंकि हर पार्टिकल की सेम होगी। A2 यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V2 वहाँ पे स्पीड। ठीक, अच्छा, तो बेसिकली A इंटू V, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपको क्या देता है? रेट ऑफ फ्लो। कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलता है रेट ऑफ फ्लो निकालो, मतलब आपको एरिया इंटू वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Q से भी। सो बेसिकली A इंटू वी इज रेट ऑफ फ्लो, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? जब भी एक फ्लूइड किसी जगह से किसी मतलब फ्लो कर रहा है, जब भी आपका एक फ्लोइंग फ्लूइड है, ठीक है, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, एक बहते हुए फ्लूइड के लिए रेट ऑफ फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो हमेशा क्या होगा? सेम। तो जितना रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे होगा उतना ही बीच में कहीं होगा। सपोज ये A3 एरिया ले लो, यहाँ V3 स्पीड ले लो, उतना ही यहाँ पे होगा। सो रेट ऑफ फ्लो कभी चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ फ्लो मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। अब इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, क्या स्पीड यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी? तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल सकते हो? कैसे? एज A1 इज ग्रेटर देन A2, ध्यान से देखो, A1 ज्यादा है A2 से, सो क्या क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ? V1 इज लेस देन V2। मतलब फ्लूइड जब फर्स्ट क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा वहां पे स्पीड कम होगी और यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, ये एक पाइप है आपका और ये ऐसा फ्लो कर रहा है, आपको पता होगा नीचे जाते जाते एरिया कम होता जाता है आपका, पता है ना? किस लिए? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो हर पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर मूव करेंगे। पानी से टैप से निकलते ही फ्लूइड का हर एक पार्टिकल, पानी का हर एक पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा, बराबर। और जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इफ v इज इंक्रीजिंग तो एरिया शुड डिक्रीज, तो वो ऐसा ऐसा होता है आपका, कभी देखा होगा आपने ध्यान से। तो एक बार क्वेश्चन क्या आया था, यहाँ का एरिया आपको दिया हुआ था, मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, खुद से कर लेना। यहाँ का एरिया आपको दिया हुआ था A1, और यहाँ का एरिया पूछा था आपसे A2 कितना होगा। ठीक, और ये हाइट आपको दी हुई थी कुछ तो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। टेस्ट सीरीज में भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। तो क्या यूज करें बोलो? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे अगर कुछ स्पीड दी है उसने तो ले लेना, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड दी है, A1 इंटू 5, ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू A2 जो हमको निकालना है इंटू V2। V2 कितनी होगी? यहाँ पे स्पीड, अब वो क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक क्या लगा दो? काइनेमेटिक्स। तो आता लगाना सबको। सो V2 विल बी अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस 2gh। आता है ना ये सब काइनेमेटिक्स, बच्चों वाली चीजें हैं। V1 यहाँ पे स्पीड, अगर यहाँ पे V1 है तो V2 आपको निकालना था, h हाइट नीचे गिरते हुए,
और ग्रेविटी के अंडर गिरेगा इसलिए जी आएगा। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे पक्का? तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। किसके लिए वैलिड है? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, आइडियल फ्लूइड्स के लिए। क्या बोलता है ये कि रेट ऑफ फ्लो जो है एक फ्लोइंग फ्लूइड के लिए वो हमेशा सेम रहता है। रेट ऑफ फ्लो इज एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हर जगह एरिया इनटू वी सेम होगा। चाहे आप कितने भी क्रॉस सेक्शन देखो पाइप के, मान लो पाइप में आपका पानी फ्लो कर रहा है, तो पाइप में आप कितने भी क्रॉस सेक्शन देखो, हर क्रॉस सेक्शन पे ए इंटू वी आपका क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलो, यहां तक कोई डाउट? चलो, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बर्नौली। बर्नौली का प्रूफ आप सबके नोटबुक्स में होगा तो उसको देख लेना। मैं सीधा रिजल्ट बता रहा हूं और जो काम की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, ये ग्राउंड है जिसको हम रेफरेंस लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं। और ये मान लो H1 ऊपर है और ये मान लो H2 ऊपर है और ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। ठीक, यहाँ पे एरिया है A1, यहाँ पे एरिया है A2, यहाँ पे स्पीड है V1 फ्लूइड की और यहाँ पे स्पीड है V2। कौन ज़्यादा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बोलो V2 ज़्यादा, क्योंकि एरिया कम। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। और अगर ये एटमॉस्फेयर के ओपन हुए, मतलब यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, एक बहुत बड़ी पाइप है तुम्हारे पास, उसका मैंने कुछ पार्ट ये बनाया। तो आधे बोलेंगे सर ये तो ओपन है तो यहाँ P0 यहाँ P0 होगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक पूरी बड़ी सी पाइप का एक क्रॉस सेक्शन बनाया है। ठीक, अगर ओपन हुआ यहाँ से भी यहाँ से भी, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर P0 होगा, यहाँ पे भी P0 होगा, पर मैं जनरल ले रहा हूँ P1 और P2। तो बर्नौली क्या बोलती है कि फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया इंटू वी कॉन्स्टेंट था, बर्नौली में क्या होता है? आपका प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो। अब H लिखने के लिए, बाकी सब तो आप लिख लोगे, P कहीं का भी प्रेशर, रो फ्लूइड की डेंसिटी, V स्पीड, पर आपको H लिखने के लिए एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। H क्या है आपका? ये जो हाइट मैंने ली है। ठीक, तो सबसे पहला काम है आपको रेफरेंस मानना, क्योंकि आप क्या करने वाले हो? आप बर्नौली लगाओगे किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के दो जगह पे, एक जगह नंबर 1, एक जगह नंबर 2। इन दोनों पे आप क्या लगाने वाले हो? बर्नौली। कैसे लगाओगे? फर्स्ट जगह पे P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड जगह पे प्रेशर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसे तो लगाओगे। पर ध्यान देना इसमें एक चीज, ये जो H आप लिख रहे हो, रो जी H, ये जो H आप लिख रहे हो, ये आपको एक रेफरेंस मान के लिखना पड़ेगा। और जहां पे आप रेफरेंस मानोगे वहां के लिए H क्या हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब रो जी H वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। अभी हम टोरिसेलिस थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो H वाली टर्म एक बार जीरो हो गई। ठीक, उसकी हेल्प से आप दूसरी जगह की H वाली टर्म लिखोगे। कितना ऊपर है? ऊपर है तो H और नीचे आ रहे हो तो माइनस, जैसे उसमें करते। तो सबसे पहला काम आपको एक रेफरेंस मानना है, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको रो जी एच लिखना है। अगर रेफरेंस ही आपका एक पॉइंट है तो रो जी एच जीरो हो जाएगा, और रेफरेंस के ऊपर कोई पॉइंट पे लिख रहे हो तो प्लस रो जी एच, रेफरेंस के नीचे लिख रहे हो तो माइनस रो जी एच। जैसे सेम हम पोटेंशियल में करते थे, सेम, बस वहाँ एम जी एच था। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें कुछ नाम होते हैं वो सबको आने चाहिए। ये क्या है? रो जी एच, एम जी एच बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सीधा क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, मतलब रो जी एच मांग रहा है। ये क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। सो ये क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको भी एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। तो बेसिकली
बर्नौलीज थियरम इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें तीन तरह की एनर्जी कंजर्व रहती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। इसलिए क्वेश्चन आ चुका है बर्नौलीज इज बेस्ड ऑन, सो बर्नौलीज थियरम इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज इन बर्नौलीज थियरम द सम ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज कांस्टेंट। कौन सी एनर्जीज है वो समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, रोजी से डिवाइड करता हूँ, रोजी से। ध्यान से सुनना, क्या बनेगी इक्वेशन बताओ, P बाय रोजी प्लस रोजी से किया तो H प्लस रोजी से करो V स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट को रोजी से करोगे तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि रोजी खुद एक कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो ये दो इक्वेशन है तुम्हारी बर्नौली की, ये यही हम यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, इसको बताने का एक तरीका, मतलब वो है एक मकसद है, एक मोटिव है कि हमने ऐसा क्यों किया। सो रोजी से आपने डिवाइड किया LHS RHS को, तो आपको ये दिखेगी। अब इसको भी एक नाम बोलते हैं P बाय रोजी, दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। सीधा क्वेश्चन आ चुका है, प्रेशर हेड निकालो, तो प्रेशर हेड मतलब वहां पे प्रेशर निकालो और उसको रोजी से डिवाइड करो। H दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड, या एलिवेशन हेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत नाम है इसके, एलिवेशन हेड भी बोलते हैं। और V स्क्वायर बाय रोजी दैट इज योर काइनेटिक हेड, ठीक है। सो P बाय रोजी इज प्रेशर हेड, H इज पोटेंशियल हेड एंड V स्क्वायर बाय 2G इज काइनेटिक हेड। समझ में आ गया सबको? तो कभी क्वेश्चन आ जाए काइनेटिक हेड निकालो, निकाल लोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बर्नौली की एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन है, कुछ थियोरेटिकल है जो आपकी नोटबुक्स में लिखी हैं, कुछ जो हैं उन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैं करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वाली चीज़ें करवा रहा हूँ, थियोरेटिकल बता दूंगा पर आप फिर से अपनी नोटबुक में पढ़ लेना, ठीक। तो दो हैं इसकी जो थियोरेटिकल हैं, सबसे पहली है टोरिसेलीज थियरम, क्वेश्चन आ चुका है इसका 2019 में, टोरिसेलीज थियरम या स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब ये थ्योरम क्या बताएगी आपको, इफ्लक्स की स्पीड, पानी जिस स्पीड से बाहर निकलता है वो स्पीड, बर्नौली लगा के करेंगे। देखो ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ दो तीन तरह के सवाल आते हैं, मैं सारे बता रहा हूँ। ये एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये आपका ओरिफिस है, टॉप से स्मॉल h हाइट नीचे, ठीक। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, ओरिफिस का है स्मॉल है, ठीक है। कंटेनर का कितना है, कैपिटल है, ओरिफिस का स्मॉल है। तो मैं दो रिजल्ट डिराइव करवाने जा रहा हूँ, पर आपको दूसरा यूज करना है, क्योंकि जनरली 99% केसेस में एरिया ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा होता है ओरिफिस के एरिया से। पर अगर एरिया ऑफ कंटेनर बड़ा नहीं है, IIT एक बार पूछ चुकी है, कंटेनर का एरिया ओरिफिस से बड़ा नहीं है, तब स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितना होगा। स्पीड ऑफ इफ्लक्स समझ में आ रहा है, किस स्पीड से ये निकलेगा, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल करेगा, तो उसके बाद ये भी करेंगे कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, वो भी करें, और कितनी होगी वो भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो। चलो देखो, तो मैं दो जगह ले रहा हूँ, जगह नंबर 1, जगह नंबर 2, दोनों पे क्या लगाऊंगा, बर्नौली। अच्छा, रेफरेंस किसको ले लूँ, इस जगह को, लगाओ बर्नौली। क्या बोलते हैं, तीनों का सम बोलो। यहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली ओपन है तो P नॉट प्लस रो जी एच, तो रो जी रेफरेंस इसको माना है तो कितना ऊपर है H, नीचे होता तो माइनस लिखते, आता है सब, प्लस हाफ रो V, V मतलब ये वाली स्पीड यही आएगी ना, क्योंकि अगर ये V से बाहर आ रहा है तो ये नीचे आ रहा होगा कैपिटल V से, V स्क्वायर। अच्छा कौन बड़ा होगा, स्मॉल v की कैपिटल V, ऑब्वियसली स्मॉल v, क्यों, क्योंकि A आपका बहुत बड़ा है, तो जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे AV इज इक्वल टू AV, और A बहुत बड़ा होने की वजह से V बहुत छोटा आएगा, और ये A छोटा होने की वजह से V बहुत बड़ा आएगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जिस स्पीड से लिक्विड नीचे आ रहा है कंटेनर के अंदर वो कम होगी, और जिससे बाहर जा रहा है वो ज़्यादा होगी आपकी। ये समझ में आया, तीनों का सम मैंने लिखा, दैट शुड बी इक्वल टू, तीनों का सम यहाँ पे, यही तो बर्नौली बोलती है, यहाँ पे तीनों का सम, क्योंकि ओपन है ओरिफिस है यहाँ पे ओपन है, तो प्रेशर विल बी P नॉट, जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस रो जी एच के नाम पे इस बार 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यही रेफरेंस माना है, प्लस हाफ रो छोटा V स्क्वायर, यही तो मैंने लिया, रो लिक्विड की डेंसिटी। अच्छा एक बार ध्यान देना, आपको टेस्ट सीरीज में या IITs में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आ चुके हैं, असली में आ चुके हैं, आपको दो दो लिक्विड देगा, ठीक, मतलब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ
पर नीट में आज तक आया नहीं है, पर आना चाहिए नीट वालों को। ये एक लिक्विड, ठीक, ये एक लिक्विड, ये 2 रो डेंसिटी का, ये रो डेंसिटी का, ओरिफिस यहाँ किया है आपने, और ये इंटरफेस है आपका, ये हाइट मान लो h1, ये हाइट मान लो h2। अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालो, अभी भी बर्नौली लगानी है आपको, कंसेप्ट वही है, पर अब कैसे लगाओगे? ये 1 ये 2 लगाओ, कैसे लगाओगे? यहाँ पे प्रेशर P नॉट, रो जी एच के नाम पे 0, इसी को रेफरेंस मान लिया, हाफ रो, वो लिक्विड की डेंसिटी जो बाहर आ रहा है, क्योंकि ये वाला लिख रहे हो आप, तो बाहर कौन सा आएगा? 2 रो नहीं आएगा, सो 2 रो इंटू वी स्क्वायर, ये समझो। इसमें तो एक ही लिक्विड था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों साइड रो और रो लिया है मैंने। दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर ओपन है P नॉट प्लस रो जी एच, ये अब ध्यान से लिखना, क्या इसको रेफरेंस मान लो? क्या ऊपर जा रहे हो? पर ऊपर भी 2 लिक्विड में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से लिखना। तो रेफरेंस के ऊपर तो प्लस, और सबसे पहले कौन से में जा रहे हो? 2 रो में, तो 2 रो इंटू जी इंटू H1, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ जाना है तो प्लस, अब रो में जाओगे, रो इंटू जी इंटू H2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर भी लिखोगे। अब रो कौन सा लिक्विड नीचे आ रहा है? ये वाला, सो रो इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। अब जो भी पूछा होगा वो आ जाएगा। सही है यहाँ तक? चलो अब देखो ध्यान से, वापस आते हैं P नॉट से, P नॉट रो 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 कॉमन आके कैंसिल, क्या आया बोलो? जी एच इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 यहाँ आ गया, इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो अभी भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैं चाहता हूँ छोटा v निकालना, पर बड़ा v भी तो आ गया। एक इक्वेशन और आएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, बोलो जल्दी। ए वी इज इक्वल टू ए वी, कैपिटल V कितना आ गया? a बाय ए इंटू वी, डाल दें इसमें। सो इक्वेशन 1 क्या होगी? 2gh इज इक्वल टू छोटा वी स्क्वायर माइनस बड़ा वी स्क्वायर, और बड़ा वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। सो कितना हो गया? 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वी बोलो कितना हो गया? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये सबको याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए सबको याद करना है। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज बेसिकली अंडर रूट 2gh इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। एच क्या है ध्यान देना, दो को इसी में कंफ्यूजन होती है। एच क्या है? ओरिफिस से कितना हाइट ऊपर आपका लिक्विड है, ओरिफिस से, ठीक है, वही तो मैंने एच माना है, ठीक। तो किसी इंस्टेंट पे आपसे मांगेगा, ऐसा नहीं आधे बोलेंगे सर ये तो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, पर आपसे ये जो v मांगता है वो किसी इंस्टेंट पे मांगता है, और उस इंस्टेंट पे आपको ऊपर की हाइट दी होगी, ठीक है, तो हाइट ले लो h। छोटा a क्या है? ओरिफिस का एरिया, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। बड़ा a क्या है? कंटेनर का एरिया, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। अब नीट के लिए स्पेशली एडवांस में ही आया है एक बार क्वेश्चन कि ओरिफिस का एरिया छोटा नहीं दिया था, कुछ ना कुछ इनका रेशो दिया था, तो आपको ये जनरल फॉर्मूला से करना है। सो दिस इज योर जनरल रिजल्ट। बट नीट और मेंस में भी नहीं पूछता जनरली, पर पूछ लेगा तो रिजल्ट याद होना चाहिए। कैपिटल ए बहुत बड़ा होता है छोटा ए से, 99.9% केसेस में, मतलब कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है ओरिफिस से, तो क्या ये रेशो बहुत छोटा आएगा? ए बहुत छोटा है तो ये लगभग 0, तो v क्या आ जाएगा आपका? सो इफ कैपिटल ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, क्योंकि नीचे वाला आपका ये 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग टोरिसेलिस थ्योरम। सो टोरिसेलिस थ्योरम बेसिकली क्या बताती है? ये बताती है कि अगर ओरिफिस से h हाइट ऊपर लिक्विड भर रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी स्पीड कितनी होगी? दैट विल बी अंडर रूट 2gh। जनरल रिजल्ट क्या है? दैट इज अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक कॉमन रिजल्ट जो आपको लगभग हर सवाल में यूज करना है वो क्या है? अंडर रूट 2gh, ठीक। क्यों? क्योंकि हर सवाल में आपको एरिया ऑफ ओरिफिस बहुत छोटा देगा। आगे बढ़े, अब इस पे कुछ और कंसेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस एक दो अगर आज हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 लेक्चर में खत्म करेंगे उसको, ठीक है। तो देखो, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से समझना। ये कंटेनर है, ठीक, ये पानी है, टोटल हाइट कितनी है इसकी बेस से? कैपिटल H। ये ओरिफिस हमने किया, कितना है टॉप से? स्मॉल h। तो कितने से पानी बाहर आता है? अंडर रूट
टू जी एच। लगभग हर केस में यही, बहुत रेयरली है कि आपको वो जनरल यूज करना पड़ेगा। ये होगी आपकी रेंज। तो ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, आता है सबको, कितनी हाइट से, h माइनस एच, ये टोटल h वो h। क्वेश्चन है कहाँ पे ओरिफिस किया जाए ताकि ये रेंज मैक्सिमम आए, तो आंसर आपको पता है एकदम मिडल में, मतलब कैपिटल h/2 पे। ठीक है, डेरिवेशन आपकी नोटबुक्स में होगी या करवा दूं, 2 मिनट लगेगी। रेंज विल बी u टाइम्स √2h/g। ये सबको याद होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट है, क्योंकि डायरेक्टली बहुत बार यूज होता है और स्पेशली बर्नौली में। तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज कितनी होती है, दैट इज u टाइम्स √2h/g। u वो स्पीड जिससे आपका लिक्विड बाहर आ रहा है। ठीक, सो रेंज u किस स्पीड से लिक्विड बाहर आ रहा है, √2gh। √2h वो हाइट जिससे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, दैट इज h माइनस एच। दिख रहा है, डिवाइड बाय g। g से g गायब, 2 बाहर ले लो, अंदर आ गया h इंटू एच माइनस एच। ये आ गया रेंज का जनरल रिजल्ट। ये भी सबको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या दे देता है कि ये h/3 है, अब बताओ रेंज कितनी होगी, तो h को h/3 डाल के सोल्व कर लेना, कर लोगे। अब इसी में एक स्पेशल आता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। सो रेंज विल बी मैक्सिमम, कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम फिजिक्स में याद करो। सो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, कौन वेरिएबल है यहाँ पे, छोटा h, तो dr/dh शुड बी 0। अब जब ये सोल्व करोगे h आपका आएगा h/2। अपनी अपनी नोटबुक्स देखना, उसमें डिराइव करवाया गया होगा। ठीक है, तो ये रेंज का जनरल रिजल्ट कि अगर ओरिफिस कहीं भी हुआ किसी भी स्मॉल h हाइट पे, तब रेंज कितनी होती है, वो रिजल्ट ये है। और वो मैक्सिमम कब होती है, वो तब होती है जब वो h/2 पे होगा, मतलब एकदम बीचों बीच आप ओरिफिस करोगे तो। और वो कितनी होगी मैक्सिमम, वो भी पूछ चुका है एक बार। सो मैक्सिमम रेंज विल बी अंडर 2 तो बाहर है, अंडर रूट छोटा h, कितने पे करोगे, h/2, h माइनस h/2, दैट विल बी h/2। तो मैक्सिमम रेंज विल बी h। कर लोगे सोल्व, पक्का। चलो, तो ये हो गया टोरिसेलीज में हर टाइप के वो। हाँ, एक टाइप और बचा कि एम्प्टी करने में बताओ कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो नीट में कभी नहीं आया है और ना कभी आएगा, तब भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आते हैं कि बताओ एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। मेंस में आता है, तो मेंस वाले लोग ध्यान देना। ठीक है, तो एक जनरल रिजल्ट मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो मान लो इनिशियली ओरिफिस से कितना ऊपर पानी था, H1 जब निकलना स्टार्ट हुआ, और फाइनली कितना है, H2 कम होगा ना। H1 इनिशियली था और कम होके H2 हो गया। ठीक, डायग्राम में दो दो नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं बता दिया हूँ H1 क्या H2 क्या। H1 इज इनिशियल लेवल ऑफ वाटर अबव द ओरिफिस, H2 इज फाइनल लेवल ऑफ वाटर अबव द ओरिफिस। तो आपको सवाल क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन टू रिड्यूस वाटर लेवल फ्रॉम H1 टू H2। तो एक जनरल रिजल्ट आएगा, फिर उसी में हम क्या करेंगे, पूरा टैंक एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और वो कब होगा, जब ओरिफिस एकदम बॉटम पे होगा। वो जनरल रिजल्ट से ही हम उसको डिराइव कर देंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना, कैसे करेंगे। देखो, मान लो ये आपका है y की टर्म में निकालते हैं, y की लिमिट डाल देंगे H1 से H2, किस इंस्टेंट पे y है। ठीक, और ये नीचे आ रहा है कैपिटल V स्पीड से। कैपिटल V बताओ कितना होगा फटाफट, dy/dt होगा। अच्छा, अब बर्नौली लगाओ, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, AV इज इक्वल टू AV। सो कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर इनटू V, जिस स्पीड से नीचे आ रहा है। और उस इंस्टेंट में मान लो, किस इंस्टेंट पे, जब y पानी बचा था। ठीक है, उस इंस्टेंट पे कैपिटल V से आ रहा है, तो कैपिटल V कितना होगा इस इंस्टेंट पे, dy/dt। y था, ठीक है, तो v कितना होगा, dy/dt ऑब्वियसली। और नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये कम हो रहा है आपका। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू वी √2gh। उस इंस्टेंट पे h कितना माना है मैंने, y। ये मैंने एक जनरल इंस्टेंट लिया है। ठीक, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट H1 से पानी कितना होना है आपका, अल्टीमेटली H1 से H2 होना है। तो मैंने एक बीच का केस ले लिया, जब पानी y हाइट ऊपर है। ठीक, तब जब नीचे आ रहा है लिक्विड, वो कैपिटल V स्पीड से आ रहा है और बाहर जा रहा है वो स्मॉल v से जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने यूज की, AV इज इक्वल टू AV। तो a इंटू कैपिटल V क्या, जिससे नीचे आ रहा है, तो डेट विल बी dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। और नेगेटिव क्यों लिया,
क्योंकि y आपका कम हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिया है, नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, दैट शुड बी इक्वल टू छोटा a इंटू वी, वी इफ्लक्स वेलोसिटी, दैट विल बी अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू ये जो हाइट होगी, क्या वो y होगी? y वाली टर्म एक साइड ले जाओ फटाफट, कितना होगा बोलो? dy बाय अंडर रूट 2gy, दैट विल बी इक्वल टू a बाय a इंटू डी टी, नेगेटिव के साथ दोनों साइड इंटीग्रेट मारो। y की लिमिट h1 से h2, y क्या है, पानी का लेवल, तो इनिशियली h1 था, फाइनली h2, और टाइम 0 पे h1 था, किसी t टाइम पे h2 हो गया, वही t निकालना है मुझे, करो इंटीग्रेट। 1 बाय रूट 2g तो कांस्टेंट है एज इट इज, y की पावर माइनस हाफ हो गया है, दैट विल बी y की पावर हाफ अपॉन हाफ h1 से h2, दैट विल बी माइनस a बाय a t माइनस 0। ठीक, 2 को ऊपर ले जाओ, रूट से करो तो रूट 2 बाई जी हो जाएगा, कर लो कितना रीअरेंज, और y की पावर हाफ लिमिट डालो, दैट विल बी अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1 इज इक्वल टू माइनस a बाय a इंटू टी, तो t कितना आ गया बोलो फटाफट, अंडर रूट 2 बाई जी इंटू कैपिटल A बाय A, माइनस साइन एब्जॉर्ब करवाओ तो अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2, ये है आपका जनरल रिजल्ट, सबकी नोटबुक में होगा वैसे। सो कितना टाइम लगा उसको एम्प्टी होने में, अंडर रूट 2 बाई जी इंटू ए बाई ए इंटू अंडर रूट h1 माइनस h, एम्प्टी नहीं हुआ है अभी, h1 से h2 हुआ है। सोचो अगर हम यहाँ माइनस साइन ना लेते तो यहाँ माइनस ना आता और ये उल्टा होता और t नेगेटिव आ जाता, क्यों? क्योंकि h2 छोटा है, h1 कम है। h1 क्या पता है ना, इनिशियल लेवल ओरिफिस से, h2 फाइनल लेवल। ठीक, तो एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, तो एम्प्टी कब होगा, ऑब्वियसली बात है जब ओरिफिस बॉटम पे होगा। ठीक, तब कितना टाइम लगेगा, तब h1 कितना हो जाएगा, टोटल h इनिशियल लेवल, और h2 कितना होगा, फाइनल लेवल 0, तभी तो एम्प्टी होगा। तो कितना टाइम लगेगा बोलो, अंडर रूट 2 बाई जी a बाय a रूट h, ये है आपका पूरा टैंक एम्प्टी करने में। तो मैंने हर तरह के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं आता है। अब 2-3 चीज़ें और हैं वो देख लेते हैं, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें एक और आता है कि सपोज ये ओरिफिस है आपका V, और ये जो लिक्विड है ये किसी इंस्टेंट पे h हाइट तक है, ठीक, तो क्या यहाँ से पानी जाएगा, तो पानी जाएगा तो कुछ मोमेंटम चेंज होगा, तो फोर्स आएगा, तो उसकी वजह से कंटेनर के ऊपर भी फोर्स आएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ये भी आपकी नोटबुक में डिराइव्ड होगा, मैं सीधा बता रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ जरूरत नहीं है। सो दैट रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू रो वी ए स्क्वायर, छोटा ए स्क्वायर सॉरी, रो वी ए स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन एवर अ लिक्विड इज एमर्जिंग आउट या इफ्लक्सिंग आउट फ्रॉम एन इफ्लक्स फ्रॉम अ होल, देन a force equal to rho a v square is exerted on the vessel, इस वेसल पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना, रो ए वी स्क्वायर, रो जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी, ए एरिया ऑफ ओरिफिस, वी वेलोसिटी जिससे वो आ रहा है, अंडर रूट 2gh, किसी इंस्टेंट पे मांगेगा, तो याद रखना कैपिटल ए नहीं है, छोटा ए है। अब आधे बोलते हैं सर जब ये बाहर आएगा तो ये पीछे क्यों नहीं भागता है, ये पीछे भागना चाहिए जब रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे क्यों नहीं भागता, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आती है। और दूसरी चीज, ये कहाँ रखा होता है, सरफेस पे, जहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो इसको बैलेंस कर लेगा फ्रिक्शन आपका, इसलिए भागेगा नहीं आपका। पर अगर क्वेश्चन आ जाए रिएक्शन फोर्स निकालो, मतलब आपसे क्या मांगा है, रो वी ए स्क्वायर, ठीक है। चलो, अच्छा एक टाइप का क्वेश्चन और आता है बर्नौली में, ये वाला, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब ग्राउंड से जहां आप रेफरेंस मानेंगे, दोनों जगह जहां आपको बर्नौली लगानी है, दोनों सेम लेवल पे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इसको रेफरेंस माने थे तो ये ऊपर था रेफरेंस, अभी जो दो जगह लगाएंगे दोनों सेम लेवल पे हैं, तो सेम लेवल पे बर्नौली में क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा। क्यों, रो जी एच की टर्म क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी रो जी एच, यहाँ भी रो जी एच, कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो अगर आपकी ट्यूब जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तब बर्नौली रिड्यूस होके हो जाएगी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक जगह का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी जगह का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपकी ट्यूब हॉरिजॉन्टल नहीं है तब आपकी वो तीनों टर्म्स आएंगी, क्योंकि H की टर्म भी इस बार आएगी। हॉरिजॉन्टल नहीं है मतलब कुछ ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा,
मतलब ये ऐसी पाइप है आपकी, तो इसको रेफरेंस मानोगे तो यहाँ रो जी एच आएगा ना, नेग्लेक्ट हो ही नहीं सकता वो। पर अगर दोनों सेम लेवल पे हैं तो रेफरेंस अगर इसी को मानोगे दोनों के लिए 0 हो गया, तो वो टर्म वैसे ही कैंसिल हो गई। समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाना है, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन आता है टेस्ट सीरीज में और मेंस में भी एक बार पूछ चुका है, ध्यान से सुनना। क्या कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2। क्वेश्चन था 1 और 2 पे प्रेशर कंपेयर करो और वेलोसिटी कंपेयर करो, और दोनों सेम लेवल पे हैं, दिख रहे हैं सबको? जब तुम ये देखोगे दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, पाइप हॉरिजॉन्टल है आपकी, ठीक। तो 1 और 2 पे प्रेशर कंपेयर करो और वेलोसिटी कंपेयर करो। प्यार से करना, बहुत लोग आज तक उनको ये नहीं आता कि ये कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, एरिया किधर ज़्यादा दिख रहा है? ये तो किसी को भी दिखाई दे जाएगा, 1 पे एरिया ज़्यादा है, दिख रहा है? अब लगाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या बोलती है? एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या 1 पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम, ठीक। तो पहला तो मेरा आ गया v1 इज लेस देन v2, 2 पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंपेयर नहीं कर सकते, प्रेशर कंपेयर होगा किससे? बर्नौली से। लगाओ बर्नौली। यहाँ पे प्रेशर रो जी एस तो आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल पाइप है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। वी कहाँ का ज्यादा? क्या वी यहाँ का ज्यादा? पर ओवरऑल तो दोनों का सम सेम आना चाहिए दोनों जगह के लिए, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है पता है, ठीक है। तो अगर यहाँ का वी ज्यादा तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम, तभी तो दोनों का सम वहां के इक्वल आएगा, ठीक। तो दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू बर्नौली P1 इज ग्रेटर देन P2, है ना, क्योंकि P1 ज्यादा होगा V कम होगा, और P2 कम होगा V ज्यादा होगा, तभी तो दोनों का सम सेम आएगा। आ गया समझ सबको? चलो, ठीक। सेम फंडा होता है आपका एयरप्लेन में। एरोप्लेन में क्या होता है आपका? कुछ ऐसा डिजाइन होता है उसका, कैसा तो होता है प्लेन, ऐसा ही होता है कुछ तो, देख लेना, ठीक है। तो विंग्स विंग्स ऐसी होती है, ठीक है। तो नीचे और ऊपर को ध्यान से देखो। सो नीचे और ऊपर को ध्यान से देखो, तो ऊपर जो है, ऊपर जो है वो एयर की स्पीड है v1, और जस्ट नीचे जो है वो v2। ये विंग के ऊपर विंग के नीचे, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, विंग के ऊपर से जो एयर पास करती है, ठीक है, वो ज्यादा स्पीड से पास करती है, और विंग के नीचे से जो पास करती है वो कम स्पीड से करती है। मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2। विंग के ऊपर से एयर ज्यादा स्पीड से पास करती है एज कंपेयर टू विंग के नीचे से, ठीक है। विंग के ऊपर से जो एयर पास करती है वो ज्यादा स्पीड से करती है, और नीचे से कम स्पीड से करती है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे को, क्या दोनों सेम लेवल पे ही है? मतलब ग्राउंड को रेफरेंस मानोगे तो दोनों लेवल में थोड़ी फर्क है, क्या दोनों सेम लेवल पे हैं? अच्छा, तो क्या यही दोनों टर्म आएंगी, ठीक। अब कहाँ की स्पीड ज्यादा? ऊपर की। तो ऊपर की स्पीड ज्यादा, तो बर्नौली इक्वेशन होल्ड होने के लिए क्या प्रेशर कम, है ना। तो V एट टॉप इज ग्रेटर देन V एट बॉटम, ये फिक्स होता है आपका, ऊपर से एयर ज्यादा तेजी से निकलती है। तो एज V एट टॉप, स्पीड ऑफ एयर एट टॉप इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एयर एट बॉटम, सो दिस इंप्लाइज प्रेशर एट टॉप इज लेस देन प्रेशर एट बॉटम, ठीक है। मतलब बॉटम पे प्रेशर कम होगा, टॉप पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर का डिफरेंस आया, क्या उसकी वजह से फोर्स आएगा, ठीक है। कितना फोर्स आएगा बोलो? प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ द विंग्स, क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्ट, ठीक है। और इसी फोर्स की वजह से आपका प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या, कौन सा फोर्स आया आपका? ऊपर की तरफ। अच्छा, इस फोर्स को एक नाम भी बोलते हैं, अपलिफ्ट फोर्स। सो अपलिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन द प्रेशर। कहाँ का प्रेशर? टॉप पे जो होगा और विंग के बॉटम पे जो होगा। और वो कैसे निकालोगे? बर्नौली से। कैसे निकालोगे बर्नौली से बोलो? प्रेशर एट टॉप प्लस हाफ रो वी टॉप का स्क्वायर प्लस प्रेशर एट बॉटम प्लस हाफ रो वी बॉटम का स्क्वायर, यही तो लगाओगे। अब ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये दिया होगा रो क्या है यहाँ पे? फ्लूइड की डेंसिटी, पर इस बार फ्लूइड कौन है? पानी नहीं है, एयर है, तो ये डाल देना वैल्यू। तो क्या तुम्हें पी टॉप माइनस पी बॉटम मिल जाएगा? तो अगर तुम्हें प्रेशर का डिफरेंस मिल गया, बस खत्म कहानी।
सो प्रेशर का डिफरेंस एक बार मिल गया, सो अपलिफ्ट फोर्स विल बी प्रेशर का डिफरेंस, और बॉटम पे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ऊपर की तरफ लगेगा। सो बॉटम का फोर्स माइनस टॉप का फोर्स, वो बर्नौली यहां से आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द विंग्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके, ठीक है। और इसी के ऊपर बेस्ड है ब्लोइंग ऑफ रूफ। ये जो रूफ आंधी में उड़ती है, तूफान में उड़ती है, छत जो उड़ती है वो इसी की वजह से उड़ती है। क्यों? क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ऊपर प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, एकदम सेम जो प्लेन्स में होता है। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो वो उड़ जाती है। कभी देखा होगा तूफान में ऐसी छत ऊपर से उड़ जाती है, तो वो इसी की वजह से। ठीक, समझ गए? तो लास्ट टॉपिक दैट इज वेंटूरीमीटर। ये भी बर्नौली के ऊपर बेस्ड है। वेंटूरीमीटर बेसिकली ये क्या काम करने के काम आता है? रेट ऑफ फ्लो मेजर करने का काम आता है। अच्छा, 2019 में क्या आया था वो क्वेश्चन देखेंगे आज, उसके बाद बाकी एक दो सवाल नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट। तो वेंटूरीमीटर, सो बेसिकली इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब Q, और Q क्या होता है सबको पता होना चाहिए, एरिया इंटू V। ठीक है, किसी भी जगह का एरिया इंटू फ्लूइड की वेलोसिटी। जैसे टॉरिसेली हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालोगे? कंटेनर का एरिया इंटू वहाँ पे जो कैपिटल V हमने लिया था, या एक और तरीका निकालने का, ओरिफिस का एरिया इंटू वहाँ पे जो हमने V लिया था। क्यों? क्योंकि पूरे उसमें रेट ऑफ फ्लो तो सेम ही होगा। आता है ना ये सब, इसी पे क्वेश्चन आया था 19 में। क्वेश्चन था क्या? रेट ऑफ फ्लो निकालो। तो वो दो तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ का एरिया इंटू स्पीड, ठीक। या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ का एरिया इंटू स्पीड। अब वो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से कर लो, पर होगा यही, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो इज एरिया इंटू वी। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से। तो वेंटूरीमीटर कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? नोटबुक्स में बनाया भी होगा आपने। दिख रहा है वो पूरा? हाँ दिख रहा है। चलो, ये एक क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया मान लो A1, फ्लूइड मान लो V1 से फ्लो कर रहा है, ये एक और छोटा सा A2, और यहाँ मान लो V2 से कर रहा है। ये पूरा फ्लूइड है, बना लेना। अच्छा, पहले तो चीज़ तो ये बताओ कंसेप्चुअल, V1 बड़ा कि V2? ऑब्वियसली V1 छोटा होगा क्योंकि एरिया बड़ा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्रेशर किधर ज़्यादा? क्या दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिख रहे हैं? तो प्रेशर किधर ज़्यादा? क्या इक्वेशन यूज़ करोगे? प्रेशर एट 1, रो जी एस तो गायब हो जाएगा दोनों के लिए, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कौन बड़ा? एज V2 इज ग्रेटर देन V1। किससे आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या आएगा? प्रेशर एट 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 2। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा उससे, ठीक। अच्छा, और अरेंजमेंट में क्या होता है इसमें? ये यहाँ पे इसको ऐसा कनेक्ट किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है, दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज H। वो क्वेश्चन में हमेशा देगा आपको, ठीक। तो क्वेश्चन है रेट ऑफ फ्लो निकालो। निकालें? चलो अब देखो ध्यान से, बर्नौली यूज की हमने। कैसे यूज की? 1 पे प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो जी एच की टर्म नहीं आएंगी क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं दोनों। अच्छा, अब क्या करें? तो क्या है यहाँ से बोलो फटाफट? प्रेशर एट 1 माइनस प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? रो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब लिक्विड की डेंसिटी। अच्छा, अब P1 माइनस P2 तो आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। P1 यहाँ का प्रेशर, P2 यहाँ का प्रेशर, क्या वो रो जी एच होगा? देखो ना, है ना? सो P2 माइनस P1 विल बी रो इंटू जी इंटू एच। क्यों? क्योंकि दोनों में देखो h हाइट का डिफरेंस है। तो अभी अभी स्टैटिक फ्लूइड में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, h जब डिफरेंस होगा तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा? रो जी एच। दैट विल बी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 सेकंड वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड, V1 यहाँ पे, रो से रो गायब। सो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। H दोनों आर्म्स में लेवल का डिफरेंस, वो क्वेश्चन में देगा आपको, पर अभी भी आंसर नहीं आया मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे से मांगा है रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? या तो A1 इंटू V1 या A2 इंटू V2। अब A1 तो क्वेश्चन में मुझे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, और A2 दिया है यहाँ पे, पर उसके लिए V1 पता होना चाहिए ना, पर V1 तो पता ही नहीं है मुझे। दोनों में एक रिलेशन पता है। क्या एक रिलेशन और आएगा? कौन सा?
ये आएगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कंटिन्यूटी से बोलो, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। क्या v2 को यहाँ से लिख दें a1 बाय a2 इंटू v1, ये हो गई इक्वेशन 2। यूज करें, सो 1 कितनी हो गई बोलो, v2 स्क्वायर, दैट विल बी a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 2gh। v1 स्क्वायर कॉमन लो, a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी 2gh। सो v1 कितना हो गया बोलो, अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लेते हैं a2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा a2 स्क्वायर, और a2 स्क्वायर लोगे ये ऊपर चला जाएगा और बाहर आएगा a2, ये आ गया आपका v1। पर मुझे क्या चाहिए अभी, रेट ऑफ फ्लो, सो रेट ऑफ फ्लो विल बी a1 v1, तो v1 तो आ गया, तो a1 इंटू v1 दैट विल बी a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये बड़ा सा रिजल्ट है, रट्टा नहीं मारना है, कैसे आया वो समझो, 2 मिनट में डिराइव हो जाता है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते थे a2 v2 से, पर उसके लिए मुझे v2 चाहिए होता है ना, तो v2 चाहिए होता तो क्या करते, v1 को v2 में चेंज कर देते यहाँ पे, तब v2 निकालते, और वो कितना आता मैं बताता हूँ। v2 आता आपका, v2 आता a2 की जगह आता a1 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2, चेक कर लेना यही आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा a2 v2, तो a2 से मल्टीप्लाई सेम आएगा, रेट ऑफ फ्लो थोड़ी चेंज हो जाएगा, जितना रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे उतना ही रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे। ठीक, तो कभी भी आपसे फ्लोइंग फ्लूइड में रेट ऑफ फ्लो मांगे, मतलब आप कहीं का भी एरिया इंटू वेलोसिटी निकाल दो, हर जगह का सेम होगा। पर एक चीज ध्यान देना, वहीं का लेना जो आपको पता है, वी जहां का पता है, एरिया जहां का पता है वहीं का। ठीक, बर्नौली से कैसे प्रेशर कंपेयर करने हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे समझ में आ गया, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कैसे वेलोसिटीज कंपेयर करनी है। तो पहले वेलोसिटीज कंपेयर करो, उसकी हेल्प से प्रेशर कंपेयर करो बर्नौली का यूज करके। आया समझ, कोई समस्या? ठीक, तो ये था आपका चैप्टर डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है, इससे बाहर कोई कुछ नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस बार आया था आपका। ठीक है, एक और कर लेते हैं क्योंकि अभी 7-8 मिनट है हमारे पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या चीज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 दिन लगेगा उसमें, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इम्पोर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं उस पर, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन इज, ये कंटेनर है, पानी भरा है इसमें, बॉटम पे, एकदम बॉटम पे एक ओरिफिस है जिसका एरिया क्वेश्चन में दिया 2 mm स्क्वायर, और ये जो पानी का लेवल है ये आपको दिया है 2 मीटर। G10 लेना है, तो क्वेश्चन है रेट ऑफ फ्लो निकालो। कितना आसान क्वेश्चन आया था, 19 में आ चुका है। ऑप्शन थे 2.23 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस, यूनिट पता है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, चेक कर लेना यही आएगी, और 12.6 इंटू 10 की पावर -6, और चौथा कुछ तो ऑप्शन है। ठीक, अच्छा, रेट ऑफ फ्लो एरिया इंटू वेलोसिटी, सो एरिया ए तो पता है, वी निकाल लो बस। अब वी यहाँ से कितना होगा, अभी अभी सीखे, टोरिसाइलिस अंडर रूट 2gh, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है, तो आपको बड़ा एरिया लेना है वो, तो जनरल रिजल्ट यूज़ नहीं करना है। मैंने बोला था जनरल बहुत रेयरली यूज़ होता है, वो वाला a2 अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस कैपिटल ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, जनरली ये यूज़ होता है। ए 2 mm स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर -6 अंडर रूट 2g10 h2, सो दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू रूट 40। 40 का रूट, अभी देखो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, तो 40 का रूट 6 पॉइंट समथिंग इंटू 2 12 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन था 12.6 इंटू 10 की पावर -6, खत्म कहानी। ठीक है, चलो आगे समझ में। चलो अभी 4-5 मिनट और हैं, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक के ऊपर, बहुत आसान आते हैं, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सबसे पहला। तो बहुत लोगों से इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ही दिक्कत होती है। ये है सी, ये है बी। अच्छा, बी सी का एरिया सेम है, वो थोड़ा सा अलग बन गया पर सेम एरिया। और ये है ए। क्वेश्चन है प्रेशर कंपेयर करो, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस है, कर। सबसे पहले एरिया, क्या बी और सी में सेम? चलो पहले ए और बी का देखते हैं। एरिया कहाँ का बड़ा? एज ए इज लेस देन ए बी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करो। सो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, बराबर। मतलब यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब बताओ, अब क्या लगाओ? बर्नौली। क्या दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे? तो स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो ए पे स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी। पहला तो ये हो गया। अब इनका कंपेयर करते हैं। क्या दोनों जगह एरिया सेम? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वी बी सेम, सो वी बी इज इक्वल टू वी सी। पर ध्यान देना, अब आधे बोलेंगे वी बी वी सी सेम तो प्रेशर सेम। नहीं, दोनों सेम लेवल पे नहीं है ना। तो दोनों सेम लेवल पे नहीं है तो एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो ये रेफरेंस माना। अब लगाओ बर्नौली, तो यहाँ पे प्रेशर पी बी प्लस रो जी एच प्लस, क्यों ऊपर जा रहे हैं, प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर पी सी, रो जी एच जीरो क्योंकि इसी को रेफरेंस माना है, प्लस हाफ रो वी सी स्क्वायर। हाफ रो वी सी स्क्वायर से हाफ रो वी बी स्क्वायर कैंसिल, क्यों? क्योंकि वी बी वी सी सेम है, एरिया सेम होने की वजह से। अब पी सी माइनस पी बी कितना आएगा बोलो? रो जी एच पॉजिटिव आया, तो पी सी इज ग्रेटर देन पी बी। तो क्या आंसर आया? पी सी सबसे बड़ा, फिर पी बी और सबसे कम पी ए। समझ में आया क्या किया? तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते रहते हैं आपके, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन और कुछ बनते ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आपको आने चाहिए, हर तरह के सवाल आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपके अभी 1-2 टेस्ट पहले आया था, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये एक वाटर टैंक है जो एक टेबल पे रखा हुआ है, जो कि ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है, और इसके अंदर जो पानी है वो कितना है आपका? 3 मीटर। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे होल कहाँ किया जाए ताकि जो रेंज आएगी आपकी, ये पानी आएगा यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड से भी आंसर पूछा है उसने, बेस ऑफ टैंक से भी पूछा, तो जहाँ से भी आ जाए, ठीक। तो ऊपर से मान लेते हैं h, तो इसी की हेल्प से हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 माइनस एच होगा। स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलो फटाफट। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, पहला काम तो वही है, अंडर रूट 2g h, h ऊपर है। रेंज क्या हो जाता है बोलो? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए याद रखो u टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी। u जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल हो रहा है, अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2h जिस हाइट से हो रहा है, किस हाइट से हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना होता है हमेशा। 1 प्लस ये इतनी टोटल हाइट, दैट इज 4 माइनस एच डिवाइड बाय जी। जी से जी गायब, तो रेंज इज 2 टाइम्स अंडर रूट h इंटू 4 माइनस एच। रेंज स्क्वायर देखो, दैट इज 4 इंटू h इंटू 4 माइनस एच। अब रेंज मैक्सिमम मतलब रेंज स्क्वायर मैक्सिमम, बात तो एक ही है, डेरिवेशन में हमने ऐसी की थी, याद करो। सो डी आर टू बाई डी एच दैट शुड बी जीरो, क्योंकि मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, या मतलब रेंज स्क्वायर मैक्सिमम चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। करो डिफरेंशिएशन, 4 तो एज इट इज, 4h का 4, h स्क्वायर का 2h, दैट शुड बी जीरो। सो 4 माइनस 2h शुड बी जीरो, h शुड बी इक्वल टू 2। तो टॉप से कितने पे किया जाए? 2 से, या बॉटम पे भी कितना? 2, क्योंकि टोटल ये 4 है, तो आंसर आ गया 2 फ्रॉम द ग्राउंड या 2 फ्रॉम द टॉप। कर लोगे? तो ये आपका खत्म हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड स्टैटिक पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन आज उसके देखे थे, इसके 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं शीट दूंगा तो वो अच्छे से सोल्व कर लेना, सब हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हमारे 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स और
आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 2 तो आएंगे ही आएंगे। एक लेंस से आएगा आपका, ठीक है, और एक ऑप्टिकल डिवाइसेस से आता है, या नहीं तो रिफ्रैक्शन या किसी और से आ जाएगा, रिफ्लेक्शन से। ठीक, दूसरा हमने चैप्टर पढ़ लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, या तो स्टैटिक से, ठीक है, उसमें आर्किमिडीज से आ सकता है, किसी और से, या आपका डायनेमिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम सब पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कॉम्बिनेशन, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, केवीएल, केसीएल, आदो का भी वो भी निकालना नहीं आता है। ई इफेक्टिव कितना होता है, ईएमएफ, ठीक है, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग्स वगैरह वो सब। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट, वो भी बहुत लोगों को डाउट है। तो 2 लेक्चर लगेगा या 3 लेक्चर, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो और शीट को सॉल्व करो, कोई डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।